Hello, welcome guys. Today I am here to explain, to discuss electromagnetism. What is electromagnetism? Anybody knows? Basically, electromagnetism is a combination of two different parts. One is electricity and another is electromagnetism. Electricity and magnetism means electromagnetism equal to electricity plus magnetism. तो इसका मतलब हो गया कि फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को पढ़ेंगे. ठीक है, क्लियर है ना इतना? और इसकी अगर डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, देन इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Which type of force? A type of physical interaction. ठीक है, occurs between electrically charged bodies. जो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज होती हैं उनके बीच में जो फिजिकल इंटरेक्शन होता है, उस फिजिकल इंटरेक्शन को या हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, उसकी स्टडी हम यहाँ करते हैं. ठीक है, तो बात तो आ रही है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज क्या होती हैं, इनको जानना है. तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये टर्म जिसका नाम है चार्ज. क्या नाम है? चार्ज. ठीक है, तो चार्ज के बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए. ठीक, और बच्चे इस चार्ज के लिए कैसे समझते हैं? बहुत सीरियस होकर बैठते हैं, मुस्कान चेहरे पर नहीं आती. कारण क्या है? क्योंकि उन्हें चार्ज करना पड़ता है, और जैसे ही चार्ज हो जाते हैं वैसे ही स्माइलिंग आ जाती है फेस पर. ठीक है, तो ये चार्ज इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जस्ट लाइक अ मास. ठीक है, जिस तरीके से मास मैटर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक उसी तरीके से चार्ज भी मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, क्लियर है ना इतना? बस इसके बाद में ये जान लो कि इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को जानना है. सबसे पहले कि ये पॉइंट जो हम पहले बता रहे हैं कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, तो आप ध्यान से समझो कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. इसका मतलब हो गया कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती. समझ गए ना? चार्ज में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. साथ ही साथ इसका स्केलर बताना यहाँ क्यों जरूरी है? इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि चार्ज की जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमें कोई भी एडिशनल लॉज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. सिंपल जो भी अर्थमेटिक है, जो भी एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स है, वो ही हम सिंपली यूज करेंगे इसमें. ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में. फिर दूसरा पार्ट आता है इसका सिंबल. तो जो सिंबल की बात की रहे हैं हम, वो सिंबल एक्चुअली जो लिखा जाता है वो सिंबल लिखते हैं क्यू से. क्यू से सिंबल को रिप्रेजेंट कर देते हैं. भाई इस सिंबल का मतलब है कि चार्ज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जनरली जो चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है वो है क्यू. ठीक है, इसके बाद में अगला टर्म क्या है? फिर ये लोग पूछ लेते हैं कि भैया ये चार्ज है, तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और डिफाइन करने मतलब समझ रहे हो? जैसे केले के ठेले पे गए तो लेके आओगे, मम्मी ने कहा है जाओ बेटा फल ले आओ, तो ऐसा तो कहोगे नहीं भैया 2 लीटर केले दे. 2 लीटर नहीं कहोगे, क्या कहोगे? 2 दर्जन. क्या कहोगे? 2 दर्जन. तो इसका मतलब है फिजिकल क्वांटिटी को विद प्रॉपर यूनिट डिफाइन करना होता है. अगर हम उसकी यूनिट प्रॉपर नहीं बताएंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं होगी. इसीलिए हमको ज़रूरत पड़ती है यूनिट की. किसकी बात करते हैं अब हम? यूनिट की. ठीक है, तो यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं तो इसकी बहुत सारी यूनिट्स हैं. वो कौन कौन सी यूनिट्स हैं? जैसे हमने बात करी, हमने लिख दिया कूलॉम. क्या लिखा? कूलॉम. ये जो कूलॉम लिखा है वो स्मॉल सी से लिखा है. इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हैं तो कैपिटल सी भी लिख सकते हैं, ये भी है. पर ये कौन सी यूनिट है? ये है एसआई यूनिट. कौन सी यूनिट है ये? एसआई यूनिट. ठीक है, दूसरी यूनिट क्या हो सकती है इसकी? दूसरी यूनिट होती है स्टेट कूलॉम. स्टेट कूलॉम. ये स्टेट कूलॉम कौन सी यूनिट होती है? ये यूनिट होती है सीजीएस. और सीजीएस में भी एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं ईएसयू. क्या कहते हैं?
ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम। ठीक है, उसके बाद में अगली यूनिट क्या हो सकती है? अगली यूनिट होती है एब कूलम। एब कूलम ये भी कौन सी यूनिट है? ये भी CGS यूनिट है। और CGS यूनिट कौन सी वाली है? ये CGS यूनिट जो है वो है EMU, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फिर इसके बाद में और भी कोई क्या यूनिट है? यस ऑफ कोर्स, वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ये फ्रैंकलिन कौन सी यूनिट है? इसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सी यूनिट है ये? स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन। ठीक, उसके बाद में आता है फैराडे। तो ये फैराडे कौन सी है? इसको हम कहेंगे लार्जेस्ट। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फिर इसके बाद में क्या कोई और भी यूनिट है? यस, उसको हमने कह दिया एम्पियर आर। एम्पियर आर, तो ये कौन सी यूनिट है? इसको कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आपने कितनी यूनिट सीख ली यहाँ पर? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और बच्चों को सिर्फ एक यूनिट याद करना टफ होता है। ठीक है, जिसका नाम है कूलाम। कूलाम कभी नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा भी कुछ इसकी स्मॉल बहुत सारी एडिशनल यूनिट्स पूछी जाती हैं। सम स्मॉलर यूनिट्स में कौन कौन सी? जैसे हम बात करेंगे माइक्रो कूलाम। किसकी बात करेंगे? माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10⁻⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे, कैसे बात करेंगे बताओ? अच्छा, एन फॉर नैनो, हिंदी का शब्द नहीं है जो नैनो में बात करने लगे, समझ रहे ना? हाँ, इंग्लिश का है। क्या है ये? नैनो कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, फिर इसके बाद में आएगा PC। आप कहोगे सर ये तो पर्सनल कंप्यूटर है, तो P स्मॉल है, C कैपिटल है। ठीक, ये कहलाता है 10⁻12 क्या? कूलाम। इस तरीके की ये कुछ फैमिलियर यूनिट्स हैं जो कि न्यूमेरिकल में अक्सर मिलती हैं। ये न्यूमेरिकल में अक्सर मिलेंगी। जहाँ पर माइक्रो लगा है वहाँ 10⁻⁻6, जहाँ पर नैनो लगा है वहाँ पर -9, और जहाँ पिको लगा है वहाँ पर -12 कूलाम। ठीक है, तो ये हम यूज़ करेंगे। इतना तो क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में डायमेंशन भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी डायमेंशन क्या है, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी तो है ही है, साथ में ये भी जानना है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड में क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए लिखी जाती हैं, उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को भाई अलग कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली दो टाइप की होती हैं, दो ग्रुप में डिफाइन होती हैं। एक तो वो होती हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और एक वो होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ये जो स्केलर है वो तो इसका नेचर है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो हम फार्मूले के हिसाब से Q = IT के हिसाब से, ये फार्मूला 10th लेवल पर पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके हिसाब से ही ये यूनिट लिखी थी हमने। इसके हिसाब से हमें लिखनी है डायमेंशन। तो डायमेंशन जब की बात करेंगे तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये ब्रैकेट क्या बोल ली जाएगी? इसको पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज = डायमेंशन ऑफ I इंटू डायमेंशन ऑफ T, और डायमेंशन ऑफ I को कहते हैं हम A। ठीक है, क्योंकि एम्पियर होता है यूनिट, और T का होता है T। तो ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। ठीक, चार्ज के बारे में तो सिर्फ इतना सा जाना है कि चार्ज की यूनिट ये है, चार्ज की स्केलर क्वांटिटी है, सिंबल ये है। अब इसके अलावा
कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं चार्ज के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और भी जानी थी, ये जो चार्ज है, ये चार्ज एक्चुअल में मैटर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्या है ये जिस तरह से मास होता है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। समझ रहे हैं ना? चार्ज क्या है एक्चुअल में? चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है, समझ गए ना? और ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में इंटरेक्शन करने लगता है, ठीक है, अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। वैसे नहीं, हवा में नहीं, स्पेशल कंडीशंस में क्या कंडीशंस आएंगी वो हम आपको अभी और थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। जैसे सपोज करो कि हमने मैटर का नाम ले लिया, यहाँ पर किसका नाम ले लिया? मैटर का। तो मैटर का जो स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है, उस स्मॉलेस्ट सेक्शन को हम कहते हैं एटम। क्या कहते हैं? एटम। और ये एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली अरे ऐसे नहीं, ऐसे समझ लो, इस पर नो चार्ज, बस इतना लिख दो, इस पर कोई फाइनली चार्ज नहीं होता। बट क्या इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसका क्या मतलब है? जीरो चार्ज है, इसका मतलब है जीरो चार्ज है। क्या हुआ इसका मतलब? जीरो चार्ज। ये जीरो चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है? जीरो चार्ज का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो न्यूक्लियस में रहते हैं और ये न्यूक्लियस से बाहर रहता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से बाहर रहता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। एटम में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है। समझ गए ना? इसीलिए इन दोनों को एक अलग से नाम से भी पहचानते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्या कहलाते हैं ये? न्यूक्लियॉन्स। लेकिन N फॉर होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। एंड P फॉर होता है पॉजिटिव, इसका मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल में जो यूज़ करना होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसे हम QE कह रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है माइनस की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसी तरीके से प्रोटॉन की वैल्यू जब लिखेंगे तो वो हो जाएगी प्लस की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ठीक है। और एक एडिशनल चीज़ है यहाँ पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। केवल एक ही याद कराएंगे, बाकी सबका याद हो जाएगा। 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि हमने केवल दो चीज़ें लिखवाई थी। एक तो लिखवाया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। वो तो सेम है, वो तो नेचर की वजह से लिख दिया है। बट आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रॉन का मास। बाकी पूरे तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के लिए आप सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हो। वो कैसे? बहुत सिंपल सा है। और वो सिंपल क्या है, जानना कैसे है सिंपल तरीके से, वो जान लो, ठीक है। देखो, हमने बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, ठीक है। तो हमने कहा था कि आपको मास, ये बहुत अच्छे से मालूम है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना है। ये भाई 3 पार्टिकल हमने लिखकर बताए थे। पहला कौन सा था? पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन और तीसरा था न्यूट्रॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमने मान लिया me है, प्रोटॉन का mp और इसका mn। इनकी वैल्यू चाहिए हमको, इसकी वैल्यू हमारे पास है, ठीक। तो क्या करेंगे, हमें चाहिए मास ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों के मासेस नियरली सेम होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस नियरली सेम होते हैं, पर एग्जैक्टली नहीं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा? जितना मास ये इलेक्ट्रॉन का है, चूंकि इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा पार्टिकल है ये प्रोटॉन, ठीक है। जैसे ही हम एटम की रेंज के अंदर आएंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरे नंबर पे ही तो प्रोटॉन से मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है इसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 9 2 जा कितना होता है?
18, हमने कहा ना 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक। डिजिट 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 मिला, और इस 18 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 36। तो हमने क्या कहा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, 1836 से गुणा कर दें, तो मास ऑफ प्रोटॉन मिल जाता है, ठीक। इससे ठीक अगला पार्टिकल है न्यूट्रॉन। इसका मतलब हो गया कि इस डिजिट से ठीक अगली डिजिट क्या होगी, अगली से मतलब है ठीक अगली डिजिट, जैसे 36 मीन्स अगली क्या होगी 37 प्लस 1 के साथ ही तो आती है। तो उस कंडीशन में मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1837 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास याद करना पड़ा और प्रोटॉन का मास याद हो गया। हमें इलेक्ट्रॉन का मास सिर्फ याद करना पड़ा और न्यूट्रॉन का मास हमको याद हो गया। समझ गए ना? इन मासेस की ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैसिव बॉडीज़ में जहाँ मास की बात आएगी, जहाँ पर ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को हमें कैलकुलेट करना होगा, उस ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के बेस पर हम, चूँकि एक बॉडी में चार्ज के बारे में बताना है तो उसके इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो लाना ही होगा। इलेक्ट्रॉन अपना मास तो कुछ ना कुछ लेकर चलेगा ही, तो मास तो पिक्चर में रहना ही रहना है, इसलिए हमें इन सब के मास भी ज़रूरी है याद करना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपने सारे पैरामीटर्स जान लिए ना इतने। अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि भैया ये और बता दो कि क्या होता है, इंटरेक्शन कैसे होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनमें से न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया, पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कोई इंटरेक्शन होता है क्या? ये इंटरेक्शन पिक्चर में कहाँ से आया और इसको हम क्यों पढ़ते हैं? कूलॉम्स लॉ को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? चार्ज हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई? अगर ये चार्ज ही ना पढ़ते तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ना आती। ठीक है, इसका मतलब हो गया द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स इंपॉर्टेंट स्मॉलेस्ट सेगमेंट या यूनिट सेल ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच इज चार्ज। तो हमको चार्ज के बारे में ही जानना है। अभी चार्ज का पूरा चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, हमने अभी बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी है। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमको चार्ज को पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई। ये वाला क्वेश्चन मार्क बड़ा सा लगा दिया हमने कि चार्ज को पढ़ने की ज़रूरत हमको क्यों हुई। समझ रहे हैं ना? एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम और दे देते हैं आपको, ठीक है, इस लेक्चर में। वो क्या है कि ये जो चार्ज है ये बहुत ही स्पेशल क्वालिटी रखता है। ये भी बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज को पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई और कहाँ से पिक्चर में आया, ये भी हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन पहले इसके साथ ही कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि जो चार्ज है एक्चुअली सपोज करो कि ये रेस्ट पर है। कैसे है? क्योंकि ये दो पार्ट है ना, ये वाले दो पार्ट है ना, तो इन दोनों पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी की बात भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इससे इनिशियल फेज में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो जो चार्ज है, अगर ये चार्ज रेस्ट पर हो, कैसे हो? रेस्ट पर हो, तो क्या कंडीशन आएगी? अगर ये चार्ज मोशन में हो तब क्या कंडीशंस बनेंगी? देखिए, मोशन की भी दो कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। वो क्या क्या हैं? वो मोशन की दो कंडीशन कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती? अगर ये चार्ज रेस्ट पर है, चार्ज अगर ये रेस्ट पर है तो ये 100% समझ लीजिए कि जब चार्ज का नाम आ गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 100% वहाँ प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर। ठीक है, जहाँ चार्ज होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। समझ में आ गया ना इतना? उसके बाद चार्ज तो है, यहाँ पर फिजिक्स की जो ब्रांच स्टडी की जाएगी उसका नाम देंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी
एट इट्स रेस्ट कंडीशन। जब हम इसकी रेस्ट कंडीशन में चार्ज को और इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जब ये मोशन में आ जाए तब क्या होगा। मोशन में दो कंडीशन पॉसिबल होती हैं। ठीक है, चल तो रहे हैं, जैसे हम चल तो रहे हैं पर अपनी एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। जब कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे तो कभी भी पिक्चर में एक्सीलरेशन नहीं आएगा। ठीक, तो हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है। तो यहाँ पर जो केस होगा वहाँ समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर होगा क्योंकि चार्ज है, भले वो मोशन में लेकिन चार्ज तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। साथ ही साथ और क्या होगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही पिक्चर में मोशन आता है चार्ज के, वैसे ही समझ लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक, फिर तीसरी अगली कंडीशन में क्या बताया था हमने कि चार्ज तो है पर वो मोशन भी कर रहा है। कैसे मोशन कर रहा है, उसके एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है। इट मीन्स एक्सीलरेटेड मोशन है। एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब हो गया कि पहले स्पीड कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ गई और बढ़ गई। तो क्या हुआ, स्पीड का बढ़ना, एक्सीलरेशन का आना, जीरो ना होना। ठीक है, बिकॉज एक्सीलरेशन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे वैसे वैसे। तो यहाँ पिक्चर में क्या क्या आएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉसिबल है, यस ये भी हो सकता है, होगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज है और मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या आता है, यहाँ पर एक नई चीज़ पैदा हो जाती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझ गए ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहाँ पिक्चर में आएंगी, जहाँ पर ये चार्ज एक्सीलरेटेड पार्ट में आएगा। ठीक है, अभी भी ये देखिए क्वेश्चन बना हुआ है कि चार्ज नहीं समझ में आया, चार्ज क्या है। यस, आपको चार्ज जानना है ना, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द ही मिलते हैं, चार्ज को बताएंगे। ठीक है, और आज ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप अपने पास रखेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स हैं वो आपको यूं ही वीडियो में मिलते रहेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर आपको वीडियो चाहिए तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके।